सीपीयू शेड्यूलिंग के अल्टीमेट बैटलग्राउंड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक फॉलो किया है तो आपने एक सॉलिड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बना लिया है। आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल एफसीएफएस से लेकर सोफिस्टिकेटेड मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज जैसे एल्गोरिदम का यूज करके फेयरनेस, थ्रूपुट और रिस्पॉन्स टाइम को कैसे बैलेंस करता है। अब उस थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग को अनशेकेबल न्यूमेरिकल मसल मेमोरी में बदलने का समय आ गया है। चाहे आप गेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या सिस्टम लेवल इंजीनियरिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, न्यूमेरिकल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स गारंटीड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। हालांकि एग्जाम सेटर्स को बारीक जाल बिछाना पसंद है, जैसे ट्रिकी टाई ब्रेकिंग रूल्स, नॉन जीरो अराइवल टाइम्स, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड्स और डायनेमिक एजिंग मैकेनिक्स। इस सेक्शन में हम एक बुलेट प्रूफ 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क में मास्टर बनेंगे और एग्जाम लेवल की प्रॉब्लम्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस को देखेंगे। एक पेन और पेपर उठा लीजिए, चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सेक्शन ब्रेक। किसी भी शेड्यूलिंग प्रॉब्लम के लिए 4 स्टेप मास्टर ब्लूप्रिंट। कैलकुलेशन में कूदने से पहले कभी भी अपने दिमाग में टर्न अराउंड टाइम टीएटी या वेटिंग टाइम डब्ल्यूटी कैलकुलेट करने की कोशिश न करें। 10 में से 9 टाइम्स मेंटल मैथ एग्जाम प्रेशर में ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह बनता है जिनसे बचा जा सकता था। इसके बजाय इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यह डायग्राम सीपीयू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक 4 स्टेप सिस्टेमैटिक प्रोसेस को आउटलाइन करता है। यह टास्क अराइवल्स और प्रीएम्पशंस को ट्रैक करने के लिए एक डायनेमिक क्यू कंस्ट्रक्ट करने के साथ शुरू होता है, जिसके बाद एक एग्जीक्यूशन गैंट चार्ट ड्रा किया जाता है जो सीपीयू यूसेज और आइडल पीरियड्स को मैप करता है। इसके बाद यह हर टास्क के लिए कंप्लीशन और फर्स्ट रन टाइम्स को आइडेंटिफाई करता है और रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए टर्न अराउंड, वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम्स जैसे कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके कंक्लूड करता है। एसेंशियल स्टैंडर्ड फार्मूला। इन फंडामेंटल रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखें। टर्न अराउंड टाइम टीएटी सबमिशन से लेकर कंप्लीशन तक किसी प्रोसेस द्वारा स्पेंड किया गया टोटल टाइम है। टीएटी इक्वल्स कंप्लीशन टाइम सीटी माइनस अराइवल टाइम एटी। वेटिंग टाइम डब्ल्यूटी रेडी क्यू के अंदर वेट करते हुए किसी प्रोसेस द्वारा स्पेंड किया गया टोटल टाइम है। डब्ल्यूटी इक्वल्स टर्न अराउंड टाइम टी एटी माइनस टोटल सीपीयू बर्स्ट टाइम बीटी। रिस्पॉन्स टाइम आरटी प्रोसेस अराइवल और पहली बार सीपीयू मिलने के बीच का बीता हुआ टाइम है। आरटी इक्वल्स फर्स्ट रन टाइम एफ आरटी माइनस अराइवल टाइम एटी। याद रखने योग्य कोर रूल। बिना कॉन्टेक्स्ट स्विचेस वाले नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम के लिए वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम आइडेंटिकल होते हैं। WT इक्वल्स RT। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम के लिए RT केवल इनिशियल डिले को मेजर करता है, जबकि WT रेडी क्यू में स्पेंड किए गए सभी सब्सिक्वेंट वेटिंग इंटरवल्स को एक्यूमुलेट करता है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRT एफ टाई ब्रेकिंग एज केसेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं एक क्लासिक गेट फेवरेट के साथ, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRT एफ, जिसमें साइमल्टेनियस अराइवल्स और टाई ब्रेकिंग सिनेरियोज शामिल हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नीचे दिए गए 5 प्रोसेसेस के सेट को कंसीडर कीजिए। लोअर प्रोसेस IDs P1 लेस देन P2 टू टाई ब्रेकिंग सिनेरियोज में प्रायोरिटी लेते हैं जब रिमेनिंग बर्स्ट टाइम्स आइडेंटिकल होते हैं। यह टेबल 5 प्रोसेसेस P1 से P5 के लिए अराइवल टाइम्स और टोटल CPU बर्स्ट टाइम्स को आउटलाइन करती है। प्रोसेस P1 सबसे पहले 0 मिलीसेकंड्स पर 7 मिलीसेकंड्स के बर्स्ट टाइम के साथ अराइव होती है। प्रोसेस P2 1 मिलीसेकंड पर अराइव होती है और इसका बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड्स है। प्रोसेस P3 2 मिलीसेकंड्स पर 1 मिलीसेकंड के शॉर्ट बर्स्ट टाइम के साथ अराइव होती है। प्रोसेस P4 3 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है, जिसे 2 मिलीसेकंड के बर्स्ट टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनली प्रोसेस P5 4 मिलीसेकंड्स पर 5 मिलीसेकंड्स के बर्स्ट टाइम के साथ अराइव होती है। टास्क्स कंप्लीट एग्जीक्यूशन गैंट चार्ट ड्रॉ कीजिए। एवरेज टर्न अराउंड टाइम AT एवरेज और एवरेज वेटिंग टाइम WT एवरेज कैलकुलेट कीजिए। प्रोसेस P1 के लिए रिस्पॉन्स टाइम RT फाइंड कीजिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन वॉक थ्रू SRT एफ को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए हम हर क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट, प्रोसेस अराइवल्स और प्रोसेस कंप्लीशंस पर सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं। यह एग्जीक्यूशन ट्रेस एक शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह ट्रैक करता है कि कैसे मल्टीपल इनकमिंग प्रोसेसेस को समय के साथ मैनेज किया जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के की कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, जैसे कि प्रीएम्पशन, रेडी क्यू अपडेट्स,
प्रोसेस प्रायोरिटी के बेसिस पर टाई ब्रेकर रेजोल्यूशन और एग्जीक्यूशन कंप्लीशन। स्टेप 2 फाइनल गैंट चार्ट। यह डायग्राम एक सीपीयू शेड्यूलिंग टाइमलाइन को दिखाता है जिसमें टाइम 0 से 18 तक 5 डिफरेंट प्रोसेसेज को एलोकेट किए गए एग्जीक्यूशन ऑर्डर और टाइम इंटरवल्स को दिखाया गया है और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उनके बीच एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे स्विच होता है। स्टेप 3 और 4 टेबुलेटिंग रिजल्ट्स और फाइनल मैट्रिक्स। चलिए हमारी कैलकुलेशन टेबल को सिस्टमैटिकली फिल आउट करते हैं। यह टेबल 5 प्रोसेसेस P1 से P5 के लिए CPU शेड्यूलिंग मैट्रिक्स को डिस्प्ले करती है जिसमें उनके अराइवल, बर्स्ट, फर्स्ट रन और कंप्लीशन टाइम्स के साथ साथ कैलकुलेटेड टर्न अराउंड, वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम्स की डिटेल्स दी गई हैं। प्रोसेस P1 टाइम 0 पर अराइव होती है जिसका बर्स्ट टाइम 7 है। यह फर्स्ट रन 0 पर करती है और 18 पर कंप्लीट होती है। इससे टर्न अराउंड टाइम 18-0 इक्वलिंग 18 मिलता है, वेटिंग टाइम 18-7 इक्वलिंग 11 मिलता है और रिस्पॉन्स टाइम 0 मिलता है। प्रोसेस P2 टाइम 1 पर अराइव होती है जिसका बर्स्ट टाइम 3 है, फर्स्ट रन 1 पर करती है और 5 पर कंप्लीट होती है जिससे टर्न अराउंड टाइम 4, वेटिंग टाइम 1 और रिस्पॉन्स टाइम 0 मिलता है। प्रोसेस P3 टाइम 2 पर अराइव होती है जिसका बर्स्ट टाइम 1 है, फर्स्ट रन 2 पर करती है और 3 पर कंप्लीट होती है जिससे टर्न अराउंड टाइम 1 और 0 वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम्स मिलते हैं। प्रोसेस P4 टाइम 3 पर अराइव होती है जिस बर्स्ट टाइम 2 है, फर्स्ट रन 5 पर करती है और 7 पर कंप्लीट होती है जिसका टर्न अराउंड टाइम 4, वेटिंग टाइम 2 और रिस्पॉन्स टाइम 2 है। प्रोसेस P5 टाइम 4 पर अराइव होती है जिसका बर्स्ट टाइम 5 है, फर्स्ट रन 7 पर करती है और 12 पर कंप्लीट होती है जिससे टर्न अराउंड टाइम 8, वेटिंग टाइम 3 और रिस्पॉन्स टाइम 3 मिलता है। सभी प्रोसेसेस में टोटल बर्स्ट टाइम 18 है, टोटल टर्न अराउंड टाइम 37 है, टोटल वेटिंग टाइम 17 है और टोटल रिस्पॉन्स टाइम 5 है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम T80 एवरेज इक्वल्स 18 + 4 + 1 + 4 + 8 all divided by 5 which equals 37/5 which equals 7.4 milliseconds. Average waiting time WT average equals 11 + 1 + 0 + 2 + 3 all divided by 5 which equals 17/5 which equals 3.4 milliseconds. P1 के लिए रिस्पॉन्स टाइम RT of P1 equals F RT of P1 minus AT of P1 which equals 0 minus 0 which equals 0 milliseconds. Gate trap alert number 1 preemption और response time miscalculation. प्रोसेस P1 पर ध्यान दीजिए। यह शुरू में T = 0 से T = 1 तक चला, प्रीएम्प्ट हुआ, 11 मिलीसेकंड्स तक रेडी क्यू में रहा और एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए T = 12 पर रिज्यूम हुआ। इनकरेक्ट ट्रैप थॉट चूंकि P1 ने T = 1 के बाद अपना ज्यादातर समय वेट करने में बिताया, इसलिए उसका रिस्पांस टाइम तब कैलकुलेट किया जाना चाहिए जब वह T = 12 पर वापस CPU पर आया। करेक्ट रूल रिस्पांस टाइम उस डिले को मापता है जब तक CPU को पहली बार टच नहीं किया जाता। P1 को अपनी पहली बारी T = 0 पर मिली, इसलिए RT of P1 = 0 मिलीसेकंड्स है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 राउंड रॉबिन RR कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड T स्विच के साथ। रियल सिस्टम्स में प्रोसेसेज के बीच स्विच करने में समय लगता है। मॉडर्न एग्जाम्स अक्सर आपकी थरोनेस को टेस्ट करने के लिए एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड T स्विच को शामिल करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मान लीजिए 3 प्रोसेसेज को एक राउंड रॉबिन शेड्यूलर द्वारा मैनेज किया जा रहा है जिसका टाइम क्वांटम Q = 3 मिलीसेकंड्स है। हर कॉन्टेक्स्ट स्विच जिसमें CPU पर प्रोसेस लोड करना और रजिस्टर्स को सेव करना शामिल है, उसमें T स्विच = 1 मिलीसेकंड का ओवरहेड कॉस्ट लगता है। स्टैंडर्ड क्यू टाई रूल यदि कोई प्रोसेस ठीक उसी मोमेंट पर अपना क्वांटम फिनिश करता है जब कोई नया प्रोसेस अराइव होता है, तो नया अराइव होने वाला प्रोसेस रेडी क्यू में फर्स्ट एंटर करता है जिसके बाद प्रीएम्प्टेड प्रोसेस क्यू में वापस आता है। यह टेबल 3 प्रोसेसेज के अराइवल टाइम्स और CPU बर्स्ट टाइम्स को आउटलाइन करती है। प्रोसेस P1 सबसे पहले 0 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है जिसका CPU बर्स्ट टाइम 5 मिलीसेकंड्स है। प्रोसेस P2 इसके बाद 1 मिलीसेकंड पर अराइव होती है जिसका CPU बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड्स है। फाइनली प्रोसेस P3 2 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है जिसका CPU बर्स्ट टाइम 2 मिलीसेकंड्स है। टास्क्स कॉन्टेक्स्ट स्विच ब्लॉक्स CAs को शामिल करते हुए एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप एंड चैंट
चार्ट कंस्ट्रक्ट कीजिए। फाइनल प्रोसेस का टोटल एग्जीक्यूशन कंप्लीशन टाइम CT डिटरमाइन कीजिए। ओवरऑल CPU एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए, यानी यूजफुल वर्क परफॉर्म करने में बिताए गए समय का % वर्सेस ओवरहेड। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन वॉक थ्रू। आइए समय के साथ CPU एग्जीक्यूशन लाइन और डायनेमिक रेडी क्यू स्टेट दोनों को ट्रैक करें। यह एग्जीक्यूशन ट्रेस एक राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड शामिल है। ये मल्टीपल प्रोसेसेज को ट्रैक करता है। जैसे ही वे अराइव होती हैं, रेडी क्यू में एंटर करती हैं, एक सेट टाइम स्लाइस के लिए एग्जीक्यूट होती हैं, अपना टाइम लिमिट रीच होने पर प्रीएम्प्ट हो जाती हैं और तब तक रिज्यूम होती हैं जब तक कि सभी प्रोसेसेज सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होती। स्टेप 2 ओवरहेड के साथ फाइनल गैंट चार्ट। यह डायग्राम एक CPU शेड्यूलिंग टाइमलाइन को इलस्ट्रेट करता है, जो 16 टाइम यूनिट्स के एक सीक्वेंस के दौरान 3 प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन और 5 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस के ओवरहेड को ट्रैक करता है। स्टेप 3 एंड 4 रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को टेबुलेट करना। आइए मैट्रिक्स टेबल को समराइज करते हैं। यह टेबल 3 प्रोसेसेस P1, P2 और P3 के लिए शेड्यूलिंग मैट्रिक्स दिखाती है। प्रोसेस P1 टाइम 0 पर अराइव होती है, इसका बर्स्ट टाइम 5 है, फर्स्ट रन टाइम 1 है और कंप्लीशन टाइम 14 है। इससे टर्नअराउंड टाइम 14-0 मिलता है, जो इक्वल है 14 के, और वेटिंग टाइम 14-5 मिलता है, जो इक्वल है 9 के। प्रोसेस P2 टाइम 1 पर अराइव होती है, इसका बर्स्ट टाइम 4 है, फर्स्ट रन टाइम 5 है और कंप्लीशन टाइम 16 है। इससे टर्नअराउंड टाइम 16-1 मिलता है, जो इक्वल है 15 के, और वेटिंग टाइम 15-4 मिलता है, जो इक्वल है 11 के। प्रोसेस P3 टाइम 2 पर अराइव होती है, इसका बर्स्ट टाइम 2 है, फर्स्ट रन टाइम 9 है और कंप्लीशन टाइम 11 है। इससे टर्नअराउंड टाइम 11-2 मिलता है, जो इक्वल है 9 के, और वेटिंग टाइम 9-2 मिलता है, जो इक्वल है 7 के। ओवरऑल टोटल बर्स्ट टाइम 11 है, टोटल टर्नअराउंड टाइम 38 है और टोटल वेटिंग टाइम 27 है। CPU एफिशिएंसी ब्रैकेट में ई कैलकुलेट करना। CPU एफिशिएंसी मेजर करती है कि CPU ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्विचिंग ओवरहेड के कंपैरिजन में यूजफुल एप्लीकेशन कंप्यूटेशन करने में कितना प्रोडक्टिवली टाइम स्पेंड किया। टोटल सिस्टम टाइम elapsed equals 16 milliseconds. Total useful burst work done equals 5 + 4 + 2, which equals 11 milliseconds. Total context switch overhead equals 5 times 1 millisecond, which equals 5 milliseconds. CPU efficiency eta equals useful execution time divided by total elapsed time times 100. Eta equals 11/16 times 100 equals 68.75%. Section break. Gate trap alert number 2. The queue insertion order edge case. राउंड रॉबिन में T इक्वल टू 4 मिलीसेकंड्स पर क्या होता है अगर एक नया प्रोसेस P न्यू ठीक उसी इंस्टेंट पर अराइव होता है जब P करंट अपना टाइम क्वांटम फिनिश करता है। फॉलो किया जाने वाला रूल। जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ और न कहा गया हो, स्टैंडर्ड एकेडमिक रूल्स के अकॉर्डिंग नए अराइव होने वाले प्रोसेसेज को पहले रेडी क्यू में अपेंड किया जाना चाहिए और प्रीएम्प्टेड प्रोसेस को नए अराइवल्स के पीछे सेकंड नंबर पर अपेंड किया जाना चाहिए। यह क्यों मैटर करता है? इस ऑर्डर को रिवर्स करने से यह चेंज हो जाता है कि अगला कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा, जिससे आपका पूरा गैंट चार्ट इनवैलिड हो जाएगा। हमेशा टाई ब्रेकर्स पर क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद डायनेमिक एजिंग। अब आइए एक एडवांस टॉपिक को टैकल करते हैं जिसे अक्सर एग्जाम्स में रैंक डिफरेंशिएटर के रूप में यूज किया जाता है। प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद डायनेमिक एजिंग मैकेनिज्म्स। डायनेमिक एजिंग रूल। लोअर न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल टू हायर प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 3 से हायर है। जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर हर 2 मिलीसेकंड्स के कंटिन्यूअस वेट टाइम के लिए वेट करता है, तो इसकी न्यूमेरिक प्रायोरिटी वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाती है, जिसका मतलब है कि इसकी प्रायोरिटी 1 लेवल इंक्रीज हो जाती है। CPU पर एक्टिव एग्जीक्यूशन रनिंग प्रोसेस को एज नहीं करता। एजिंग केवल रेडी क्यू में वेट कर रहे प्रोसेसेस पर अप्लाई होती है। वर्कलोड डेटासेट। यह टेबल 3 प्रोसेसेस के लिए शेड्यूलिंग डिटेल्स को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके अराइवल टाइम्स, CPU बर्स्ट टाइम्स और इनिशियल प्रायोरिटीज शामिल हैं। प्रोसेस P 10 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है। इसे 6 मिलीसेकंड्स का CPU बर्स्ट टाइम चाहिए होता है।
और इसकी प्रायोरिटी लोएस्ट है जो कि 3 है। प्रोसेस P2 1 मिलीसेकंड पर अराइव होती है। इसका CPU बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड्स है। इसकी मीडियम प्रायोरिटी 2 है। प्रोसेस P3 2 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है। इसे 2 मिलीसेकंड्स का CPU बर्स्ट टाइम चाहिए होता है और इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है जो कि 1 है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप स्टेट और एजिंग ट्रैकिंग। आइए प्रीएम्पशन थ्रेशोल्ड्स को मिस करने से बचने के लिए यूनिट बाय यूनिट प्रायोरिटी चेंजेस को ट्रैक करते हैं। यह एग्जीक्यूशन ट्रेस एक एजिंग मैकेनिज्म के साथ प्रीएम्पटिव प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे डिफरेंट अराइवल टाइम्स, बर्स्ट टाइम्स और इनिशियल प्रायोरिटीज वाले 3 प्रोसेसेस को शेड्यूल किया जाता है। जैसे जैसे प्रोसेसेस रेडी क्यू में वेट करते हैं, स्टारवेशन को रोकने के लिए उनकी प्रायोरिटी समय के साथ डायनामिकली बढ़ती जाती है। यह सिमुलेशन दिखाता है कि जब कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो प्रीएम्पशन कैसे होता है, एजिंग कैसे प्रायोरिटी अपडेट्स को ट्रिगर करती है, प्रायोरिटीज इक्वल होने पर टाइस को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, और जब तक सभी प्रोसेसेस सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं हो जाते तब तक यह स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को ट्रैक करता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप 2 द फाइनल गैंट चार्ट। यह डायग्राम एक CPU शेड्यूलिंग टाइमलाइन को दिखाता है जिसमें 0 से 11 तक की टाइमलाइन पर 3 प्रोसेसेस के लिए एग्जीक्यूशन सीक्वेंस और एलोकेटेड टाइम इंटरवल्स को दिखाया गया है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप 3 और 4 टेबुलेटिंग रिजल्ट्स और मैट्रिक्स। आइए हमारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को कंप्यूट करते हैं। यह टेबल 3 प्रोसेसेज P1, P2 और P3 के लिए शेड्यूलिंग मैट्रिक्स दिखाती है। प्रोसेस P1 टाइम 0 पर अराइव होती है जिसका बस्ट टाइम 6 है और यह टाइम 11 पर कंप्लीट होती है। इससे टर्न अराउंड टाइम 11-0 मिलता है जो इक्वल टू 11 है। वेटिंग टाइम 11-6 मिलता है जो इक्वल टू 5 है और रिस्पॉन्स टाइम 0-0 मिलता है जो इक्वल टू 20 है। प्रोसेस P2 टाइम 1 पर अराइव होती है जिसका बस टाइम 3 है और यह टाइम 6 पर कंप्लीट होती है। इससे टर्न अराउंड टाइम 6-1 मिलता है जो इक्वल टू 5 है। वेटिंग टाइम 5-3 मिलता है जो इक्वल टू 2 है और रिस्पॉन्स टाइम 1-1 मिलता है जो इक्वल टू 0 है। प्रोसेस P3 टाइम 2 पर अराइव होती है जिसका बस्ट टाइम 2 है और यह टाइम 4 पर कंप्लीट होती है। इससे टर्न अराउंड टाइम 4-2 मिलता है जो इक्वल टू 2 है। वेटिंग टाइम 2-2 मिलता है जो इक्वल टू 0 है और रिस्पॉन्स टाइम 2-2 मिलता है जो इक्वल टू 0 है। सभी प्रोसेसेज में टोटल बस्ट टाइम 11 है, टोटल टर्न अराउंड टाइम 18 है, टोटल वेटिंग टाइम 7 है और टोटल रिस्पॉन्स टाइम 0 है। एवरेजेस एवरेज टर्न अराउंड टाइम T एवरेज इक्वल टू 11 + 5 + 2 डिवाइडेड बाय 3 जो इक्वल टू है 18 डिवाइडेड बाय 3 के जो इक्वल टू है 6.0 मिलीसेकंड्स। एवरेज वेटिंग टाइम WT एवरेज इज इक्वल टू 5 + 2 + 0 डिवाइडेड बाय 3 जो इक्वल टू है 7 डिवाइडेड बाय 3 के जो इक्वल टू है 2.33 मिलीसेकंड्स। गेट ट्रैप अलर्ट नंबर 3 एजिंग सिर्फ वेटिंग प्रोसेस पर ही अप्लाई होती है। एजिंग प्रॉब्लम्स के दौरान स्टूडेंट्स जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वह यह है कि वे CPU पर करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे प्रोसेस पर भी एजिंग इंक्रीमेंट्स अप्लाई कर देते हैं। क्रूशियल रूल, एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेस पहले से ही CPU का यूज कर रहे हैं, उन्हें एज होने की जरूरत नहीं है। एजिंग प्योरली उन प्रोसेस के लिए स्टारवेशन को रोकने के लिए होती है जो रेडी क्यू में वेट करते हुए फंसे हैं। हमेशा एजिंग क्लॉक को सिर्फ रेडी लिस्ट वाले प्रोसेस के लिए ही टिक करें। एग्जाम सर्वाइवल चीट शीट, क्विक वेरिफिकेशन रूल्स। एग्जाम कंडीशंस में कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय अपने आंसर्स सबमिट करने से पहले मिस्टेक्स को पकड़ने के लिए इन फास्ट सैनिटी चेक्स का यूज करें। यह गाइड एग्जाम्स के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक वेरिफिकेशन चेकलिस्ट बताती है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आप कैलकुलेशंस को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि ये चेक करना कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस बर्स्ट्स और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस के सम से मैच करता है। यह एंश्योर करना कि वेटिंग टाइम्स नेगेटिव न हो। यह वेरीफाई करना कि रिस्पॉन्स टाइम्स लॉजिकल बाउंड्रीज के अंदर रहें और प्रायोरिटी लेवल्स की स्पेसिफाइड डायरेक्शन को कंफर्म करना। चैप्टर 3 समरी, मास्टरिंग CPU शेड्यूलिंग। कांग्रेचुलेशन, आपने चैप्टर 3 द मास्टर कंडक्टर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कंप्लीट कर लिया है। चलिए इस चैप्टर के सफर से जो मेन सीख मिली है उसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ट्रेड ऑफ्स इनेविटेबल हैं,
हर एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम किसी न किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करता है। एफसीएफ रिस्पॉन्स टाइम को सेक्रीफाइस करता है। एसजेएफ को इम्पॉसिबल फोरसाइट की जरूरत होती है। राउंड रॉबिन में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड होता है और स्टैटिक एमएलक्यू में स्टारवेशन का रिस्क रहता है। डायनेमिक एडाप्टेशन की है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंटरेक्टिव थ्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिवनेस और कंप्यूट टास्क के लिए थ्रूपुट को डायनेमिकली बैलेंस करने के लिए मल्टी लेवल फीडबैक क्यूजिम्स एम-एल-एफ-क्यू और लिनक्स सी-एफ-एस रेड ब्लैक ट्री रन टाइम ट्रैकिंग पर रिलाई करते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यूज में साफ सुथरे गैंट चार्ट्स बनाना और रेडी क्यू ट्रांजिशंस को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करना कंप्लीट एक्यूरेसी की गारंटी देता है। लुकिंग अहेड द कंकरेंसी चैलेंज। अब जबकि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेज के बीच सीपीयू को कैसे स्विच करता है, तो एक क्रिटिकल क्वेश्चन सामने आता है। क्या होता है जब 2 या उससे ज्यादा प्रोसेसेज जो कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं एक ही समय पर सेम शेयर्ड मेमोरी वेरिएबल को रीड और राइट करने की कोशिश करते हैं? अगर प्रोसेस एक शेयर्ड बैंक बैलेंस या डेटाबेस इंडेक्स को अपडेट करने के बीच में ही प्रीएम्प्ट हो जाता है और प्रोसेस एक के फिनिश होने से पहले प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो सिस्टम का डेटा करप्ट हो सकता है। अगले चैप्टर में हम मल्टी थ्रेडेड कंट्रोल और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की दुनिया में कदम रखेंगे, जिसकी शुरुआत 4.1 द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ट्रैप रेस कंडीशंस एक्सप्लेन्ड से होगी।